हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर्दी का मौसम था। नया साल भी करीब आ रहा था। दोपहर के समय में भी ठंड से लोग कांप रहे थे, लेकिन मेरठ शहर में ढेर सारे अनाथों की तरह मुन्नी भी सड़क पर भीख मांग रही थी। उसके फटे पुराने कपड़े उसके कोमल तन को भी छुपा नहीं पा रहे थे। भूख से विचलित चेहरा उसकी मासूमियत को दबा रहा था, मगर उस व्यस्त शहर में किसी को भी मुन्नी पर तरस आना तो बहुत दूर, उसकी ओर देखने के लिए भी फुर्सत नहीं थी। बाबूजी, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ तो मदद कर दो। आगे बढ़ो, आगे जहाँ देखो वहाँ चले आते हैं ये लोग। मुन्नी आगे बढ़ती है और कांपते हुए एक महिला से भीख मांगती है। आंटी जी, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, भूख से पेट मारा जा रहा है, कुछ तो खाने को दे दो। अरे, मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है जो तुझको खिलाऊं? आंटी जी, अगर खाना नहीं है तो थोड़े पैसे दे दो। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं या तेरी माँ छोड़ के गई है? अगर पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए आंटी जी, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत बोलिएगा। हे भगवान, इस लड़की की हिम्मत तो देखो, खुद के पास खाने के लिए नहीं है लेकिन मुझे धमकी दे रही है। अगर तुझे खाना ही चाहिए तो जाके मांग ले अपने भगवान से, जो तुझ जैसे मनुष्य को पैदा किया है। अब चल निकल यहाँ से। जैसे भगवान ने आज तक किसी को मदद किया हो। मुन्नी देखती है कि रोड की दूसरी तरफ एक दयालु आदमी रोटी बांट रहा था। भूख से विचलित मुन्नी एकदम से दौड़ पड़ती है और देखती है कि दूसरी तरफ से एक बहुत ही तेज गाड़ी आ रही होती है। मुन्नी सोचती है कि आज नहीं बच पाएगी और चक्कर खा के गिर जाती है। मुन्नी की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से 2 साल पहले मुन्नी यानी माला एक अच्छे घर में रहती थी, अच्छे स्कूल में जाती थी, अपनी मम्मी पापा के साथ घूमने पिकनिक भी जाती थी। पढ़ाई में वह बहुत ही तेज थी और ढेर सारे दोस्त थे उसके पास समय बिताने के लिए, लेकिन उसको अंदाजा भी नहीं था कि उसका जीवन एक पल में ही कैसे बदलने वाला है। मम्मी पापा कब आएंगे? नए साल की पार्टी की तैयारी भी करनी है। आ रहे होंगे बेटा पापा, रुको मैं भी फोन करके पता लगाती हूँ। हेलो, कहाँ पहुँचे आप? माला आपका कब से इंतजार कर रही है। नए साल की तैयारी भी करनी है ना? अरे मुन्नी से कहो कि मैं आ रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, बस थोड़ी देर में ही पहुँच जाऊँगा। लेकिन मुन्नी के पापा कभी नहीं घर पहुँच पाए। फोन पर बात करने के कारण रास्ते पर ध्यान नहीं दे सके और उसके कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। अरे बहन, तुझको तो पता है आजकल पैसों के बिना जिंदगी काटना कितना मुश्किल है। भैया मैं जानती हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? सारे पैसे तो इनके इलाज में ही खर्च हो गए, अब तो बस ये घर ही बचा है। देखो समय बीतता जा रहा है, अगर तुमने पैसा नहीं चुकाया तो ये लोग घर को जब्त कर लेंगे। कुछ तो करो वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। देखो मेरे पास 1-2 ग्राहक हैं जो इस घर को खरीद लेंगे। मैं तो कहता हूँ इसको बेच दो, मेरे साथ आके रह लो, मैं तुम्हारा और मुन्नी दोनों की देखभाल कर लूंगा। नहीं, ये घर तो उनकी आखिरी निशानी है, इसको बेचना तो मेरे से नहीं होगा। आशा के मना करने के बाद भी अनंत सिंह घर को बेच देता है और कर्ज चुका देता है। आशा और मुन्नी अब अनंत सिंह के घर पे रहने लगते हैं। घर में काम करते करते आशा की हालत नौकरानी से भी बदतर हो गई थी। अनंत सिंह की बीवी बेरहमी से उससे सारे काम करवाती। अब मुन्नी भी पराई हो गई थी, ना वो अनंत सिंह के बच्चों के साथ खेल सकती, ना उसके पास कोई दोस्त था। एक दिन आया जब घर में बहुत ही ज्यादा झगड़ा हो गया। अरे मैं तो थक गई हूँ इन लोगों की सेवा करते करते, और नहीं हो सकता अब मुझसे। हाँ बहन, बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ रहते रहते, हमारा भी तो परिवार है। नहीं भैया, हम पे दया करो, हम कहाँ जाएंगे? देखो हमसे जितना हो सकता था हमने कर लिया, अब खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। अरे इससे क्यों हाथ जोड़ रहे हो? अब इसको धक्के मार कर निकालो बाहर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ,
भैया मुझे ना सही मेरी बेटी को अपने पास रख लो। ये बेचारी कहाँ जाएगी? कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ इन मनुष्यों को अपने साथ। ये तो अपने बाप को ही खा गई, अब हमारे घर को भी निगल जाएगी क्या? इसको ले जाओ और रखो कहीं मंदिर में या आश्रम में। भगवान भरोसे हमारे घर में जगह नहीं है इन लोगों के लिए। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकालो इन्हें धक्के मार के यहाँ से। आशा अपने भाई का सर झुका देखकर मुन्नी को वहां से ले जाती है। अपने पति की अकाली मृत्यु और भाई के ऐसे धोखे से वह सदमे में आ जाती है और पागल हो जाती है। मुन्नी अब रोज भीख मांगती और अपनी माँ को कुछ खिलाती। एक दिन भूख के कारण आशा बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाती है। अरे माँ, तुम्हारा सर तो जल रहा है, रुको मैं कुछ दवाई लेकर आती हूँ, इधर ही रहना, मैं अभी आई। हे भगवान, मेरी माँ का ख्याल रखना, मेरे पास इस दुनिया में और कोई नहीं है, मैं बस अभी आई। मुन्नी शाम तक भीख मांगती है, तब जाके उसके पास एक गोली खरीदने लायक पैसा हो पाता है। वो तुरंत दवाई लेकर अपने माँ के पास जाती है और देखती है कि उसकी माँ तो सो रही होती है। माँ उठो माँ, मैं दवाई लेकर आई हूँ, ये ले लो तो तुम ठीक हो जाओगी। उठो माँ उठो। लेकिन आशा तो बीमारी के कारण चल बसी। वो मुन्नी को जवाब देने की हालत में नहीं थी। माँ उठो माँ, माँ जवाब दो। बेटी अब वो नहीं रहे, तुम्हारी दवाई अब किसी काम की नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ अभी जिंदा है। अब मुन्नी के पास कोई भी ना था, न बाप न माँ। उसकी जिंदगी मानो रुक सी गई थी। भगवान, मैंने तुमसे एक ही चीज मांगी थी और तुमने क्या किया? तुम कभी किसी को मदद नहीं करते हो। मैं भी तुमसे अब कभी कुछ नहीं मांगूंगी। सपने से मुन्नी तुरंत उठ जाती है। देखती है कि रात हो गई है और वह एक अस्पताल में है। एक नर्स आती है और उससे सवाल पूछना शुरू करती है। अरे तुम उठ गई, ये लो पानी पी लो और थोड़ा खाना खा लो। मुन्नी को ऐसे लगा कि उसकी जिंदगी में आज पहली बार कोई उसके बारे में भी परवाह करता है और वह तुरंत रोने लगती है। अरे रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? माला, लेकिन लोग मुझे मुन्नी बुलाते हैं। मैं कहाँ हूँ और यहाँ कैसे आई? तुम अस्पताल में हो। तुम रास्ते में चक्कर खा के गिर गई थी और जिस गाड़ी के सामने तुम गिरी थी वही लोग तुमको यहाँ ले आए। मुन्नी दरवाजे की ओर देखती है और दोनों लोग अंदर आते हैं, मनोज कुमार और उसकी पत्नी ऐश्वर्या। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो बेटा, आज तुम्हें भगवान ने बचा लिया। तो बेटा आप बीच रोड पे क्या कर रही थी उस वक्त? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? आप मुझे बताओगे? मुन्नी उनको अपनी सारी कहानी सुनाती है, जिससे ऐश्वर्या और मनोज का दिल पिघल जाता है। वो वहां से चले जाते हैं और मुन्नी को शांति से आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। दरअसल मनोज और ऐश्वर्या की बेटी रितु, जो कि मुन्नी की उम्र की थी, लेकिन बीमारी के कारण वह छोटी ही उम्र में चल बसी। बहुत दिनों से वह किसी को गोद लेने की सोच रहे थे। आज ना जाने क्यों इस बच्चे को देखकर मुझे मेरी बेटी रितु की बहुत याद आ रही है। क्या हम इसे गोद ले लें? ये तो उस बच्ची से ही पूछना पड़ेगा, क्या पता वह हमारे साथ रहना चाहती भी है कि या नहीं। मनोज और ऐश्वर्या डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी सारी बात बताते हैं। डॉक्टर समझ जाता है और उनकी बात को मान लेता है। मनोज और ऐश्वर्या मुन्नी के पास जाते हैं और पूछते हैं, मुन्नी इस बार क्या तुम अपना नया साल हमारे साथ बिताना चाहोगी? मुन्नी हैरान हो जाती है और उनकी तरफ देखती है। बेटा, क्या आप मेरी बेटी बनना चाहोगी? मैं आपको बहुत प्यार करूंगी। मुन्नी चुपके से सर हिलाकर हाँ कह देती है। ऐश्वर्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगले दिन मुन्नी अस्पताल से बाहर निकली। उसको लगा जैसे उसके जीवन के सारे काले बादल हट गए हैं और एक सूरज उभर रहा है। घर जाते समय मुन्नी ने मंदिर की ओर देखा और एक छोटा सा प्रणाम कर दिया।
प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू। और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।